नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों को पॉलिटी के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये वर्ग लाइव क्लास के रूप में लेना था, लेकिन हमने एक नई प्रयोग सोच रहा हूं कि जो वीडियो शूट करके कुछ क्लास लेकर देखूं और उसमें विद्यार्थियों के समझने और समझाने के स्तर में क्या बदलाव आता है। हमारे लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो शूट करना, लेकिन मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। इसमें आप सभी लोग बताएंगे कि इस सेशन में आप सभी लोग कैसे खुद को आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो जब बात हमारी पॉलिटी की आती है, इसी को हम सब लोग हिंदी में राज्य व्यवस्था बोलते हैं, कभी इसी को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात आती है कि जब पॉलिटी की शुरुआत करते तो मन में भाव आएगा कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होगा। तो हमने पिछले क्लास में एम विद्या ऐप पर चर्चा भी किया था। सिलेबस पर मैं कोई चीजें आगे नहीं बढ़ाया था, केवल क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। तो उसमें हर शिक्षक की अपनी अपनी तरीका होता है। तो हम अपने तरीके से कि मैं आसान और सरल तरीके से कैसे विद्यार्थियों को समझा पाऊंगा, तो उस प्रकार हमने अपने चैप्टर को डिफाइंड किया था कि मैं इस चीजों को इस तरीके से रखूंगा। तो पहला चैप्टर उसमें हमने रखा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हम सब लोग यहां पर पहला जो चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अब विशेष आप सब लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब ये शुरुआत कहां से आती है, कैसे शुरुआत होता है। तो इसमें कई डेट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे 4-5 डेट तो आप सभी लोग को याद ही रखना होगा। जैसे आप सभी लोग को 1600 याद रखना होगा, उसके बाद 1608, उसके बाद 1765, और उसके बाद आप सभी लोग को 1765 के बाद आप डायरेक्ट चले आए तो 1857 में चले आए, और उसके बाद 1858 में। हम लोग को इतना में काम हो जाएगा, इतने डेट पर हम लोग चर्चाएं करते हैं। तो जब बात करते हैं 1600 की, तो एक नाम आप सभी लोग को सुनने के लिए मिला होगा, एलिजा बेथ प्रथम। देखिए ये नाम बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो ये नाम आप सभी लोग को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना शुरुआत ही नहीं होती। तो भारत का जो हम लोग का संविधान है, ये 1947 के बाद जो देश आजाद हुआ उसके बाद संविधान के बारे में सोचा गया। ऐसे तो 1946 में ही और कई सारी चीज़ों की शुरुआत हो गई थी कि हमारा जब देश आज़ाद होगा तो कैसे चीज़ें होगी। तो वो बात की बात है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ही कि देश आज़ाद हुआ तब कैसे लागू हुआ, हम लोग पहले सोचे कैसे, इन सभी बात पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, तो अंग्रेज लोग भी आए थे। तो कैसे एक कंपनी के रूप में आया था, बिजनेस करने आया था उन लोगों ने, और एक कंपनी से राजनीतिक शक्ति में माने एक साम्राज्य के रूप में खुद को कैसे बदल दिए, क्या नियम बनाया होगा, क्या कानून बनाया होगा, कैसे कैसे उन लोगों ने हम पर राज किया, कैसे एक दूसरे को उलझा कर रखा। तो इन सभी चीजों पर भी चर्चा करें। तो देखिए एक नाम आता है चार्टर, ये बात समझिएगा। चार्टर, चार्टर का मतलब डायरेक्ट समझिए आदेश। हम लोग इसको समझेंगे आदेश बोलिए या अधिकार बोलिए। अब समझिए क्या होता है चार्टर के बारे में, फिर आप सभी लोगों को इसके बारे में विशेष चर्चाएं करने पर मैं हर चीज को स्पष्ट करूं। तो चार्टर है कि ब्रिटिश लोग जो थे वो भारत में आकर बिजनेस करना चाहते थे।
तो उसमें बिजनेस अगर भारत जैसे देश पर करना हो तो कौन नहीं चाहेगा करना। ये नॉर्मल से सोचने की बात है। सब लोग सोचेंगे कि मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। तो ब्रिटिश क्राउन जो वहां का शासन जो था ब्रिटिश का, उसमें वो लोग एक वैसा सिस्टम बना रखा था कि मैं सभी लोगों को भेज दूंगा, जो जो चाहेगा सबको भेज देंगे। तो फिर आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। जैसे आप नॉर्मल वे में खुद सोचो कि अगर कहीं आप जान लो कि यहां पर कोई भी काम मैं करूंगा तो यहां से लाभ ज्यादा हो। बिजनेस सब लोग, अगर जैसे आप नॉर्मल सा सोचिए कि एक बिजनेस करते हैं, जैसे ये डिजिटल बोर्ड का ही अगर बात किया जाए तो जिससे पता चल जाए कि कोचिंग सबसे ज्यादा है, यहां पर टीचर्स की संख्या ज्यादा है, तो हर तरह के जो अभी के समय में इलेक्ट्रॉनिक से या डिजिटल बोर्ड से रिलेटेड जो भी काम करने वाली कंपनियां हैं वहां अपना बिजनेस ज्यादा करेगी। लेकिन ब्रिटिश का एक था सिस्टम कि उन लोगों ने सभी को नहीं भेजते थे। उसने क्या बोलता था कि अगर सब लोग चल जाओगे तो आपस में टकराव करोगे। अब कोई मसाला ही खरीदना है, चाहे कोई भी चीज खरीदना है, भारत से लेना है लोगों से, तो फिर अगर आप 10 रुपए में ले रहे हो तो फिर अगला बोले कि अच्छा हम 11 रुपया में लेंगे, तो कन्फर्म है कि 10 रुपया वाला को नहीं देकर 11 रुपया वाला को लोग देगा। अगर खरीदने की बात, अगर कुछ नया चीज अगर आप बेचना चाहते हैं तो फिर अगर उसमें तो जो अगर खरीदने वाला व्यक्ति रहेगा तो सस्ता चीज लेना चाहेगा। ये नॉर्मल सी बात। तो उन्होंने देखा कि कई लोग जब चल जाएंगे तो फिर आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, और प्रतिस्पर्धा से फिर उसको कंपनी को लाभ नहीं होगा, और कंपनी को लाभ नहीं होगा तो फिर ब्रिटेन में वहां कैसे कुछ मटेरियल पहुंचेगा, कुछ लाभ कैसे होगा। तो उसने देखा कि यहां पर एक मैं चार्टर देता हूं कि एक ही सिस्टम एक ही कंपनी के रूप में जाएगा और यही आप बिजनेस करोगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। यहां ब्रिटिश मेन सिस्टम था, इसीलिए चार्टर दिया गया, अधिकार दिया गया, आदेश दिया गया कि आपको केवल देते। तो उस समय एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी के रूप में चार्टर दिया जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, यही बात समझिएगा। नहीं तो कई लोग आ सकते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों आया, उसी के रूप में चार्टर उसको क्यों मिला, क्योंकि इसलिए दिया गया कि इसके अलावा दूसरा कोई नहीं जाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, तो फिर जो आप चाहेंगे वही करेंगे, अपनी मर्जी से चलिए, और उसके बाद मैं यहां से डील करूंगा ब्रिटेन से, और उसके बाद शासन जैसे चलाना है, मैंने शासन नहीं, उस समय कंपनी चल रहा था, कंपनी चल। तो एलिजाबेथ प्रथम ने यहां पर 1600 में ये चार्टर प्रदान किया। उसके बाद ये पूरी सिस्टम को अपना ठीक करके और 1608 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई अपना, कि मैं अब यहां बिजनेस करूंगा। ऐसे पहले भी सोचा होगा लेकिन कंपनी के रूप में यहां पर आ गया। मैं इतिहास वाले चीजों से थोड़ा बचूंगा, विषय से विषयांतर होने से मैं इन सभी चीजों को ध्यान। फिर एक समय आता है 1765। ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब चार्टर मिल गया, यहां बिजनेस चलने लगा, था फिर क्या हुआ। तो 1765 का जो समय है, उस समय आप देखेंगे तो बिहार, उड़ीसा, उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में अब धीरे धीरे कंपनी के रूप में तो थे ही लोग, लेकिन अब कुछ कुछ देखा कि अब सिस्टम में अपने हाथों में लेना चालू करो, वर्चस्व बढ़ाना चालू करे, जो भी हो सकता है वो करना चालू करे। जैसे कभी कभी आप मान लिया जाए किसी व्यक्ति को, अगर कोई आप बिजनेस कर रहे और किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़े, तो व्यक्ति धीरे धीरे करते करते हो सकता है अपना प्रभाव क्षेत्र जमाना चालू करता है, और प्रभाव क्षेत्र जमाते जमाते कुछ वैसा काम करने लगता है जिससे उसका प्रभाव क्षेत्र उस चीजों पर पकड़ो। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बिहार में क्या किया, तो दो चीजों पर
अपना अधिकार स्थापित करने लगा। पहला राजस्व, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें अब दो चीजों पर ध्यान देना है, तो राजस्व और दूसरा यहां पर दीवानी न्याय। यहां पर दो चीजों को अपने हाथ में ले लिया कि मैं इन चीजों को देखरेख करूंगा, इस प्रकार ऐसे करूंगा, यानी कि अब कुछ कुछ अपना वर्चस्व बनाना चालू कर दी। लेकिन तब भी एक समझिए कि कंपनी के रूप में ही काम कर रहा था। राजस्व और दीवानी न्याय अपने मैंने कि न्याय ये सब व्यवस्था का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें अपने हाथ में लेना शुरू किया। अभी इनिशियल फेट की बात कर रहा हूं। उसके बाद आता है 1857। 1857 का एक विद्रोह है। उससे पहले कोई विद्रोह नहीं करता था, स्वतंत्रता ये सब चीजों के बारे में कोई लोग उतना परेशान नहीं थे, कोई भी भारतीय। लेकिन उस समय 1857 में एक विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह का नाम आप सभी लोग, मैं जैसा सोच पा रहा हूं, ये शुरू हुआ होगा तो 10 मई के करीब में, 10 मई 1857 में ये शुरू हुआ था। और ये आपका 20 जून 1858 तक ये सिपाही विद्रोह के नाम से चला था। क्या? सिपाही विद्रोह। अब आप सभी लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि 10 मई 1857 से 20 जून 1858 तक सिपाही विद्रोह के रूप में चला। अब सिपाही विद्रोह क्यों हुआ, यह भी बात आपको सोचना हो कि सिपाही विद्रोह हुआ तो उस समय गाय, एक राइफल उस समय प्रचलित था और राइफल सभी सिपाहियों को मिला था कि इस राइफल को चलाना है। उस राइफल का यहां पर नाम था एनफील्ड। एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड नाम का एक राइफल था और उसमें गाय और सुअर के मैंने अफवाह ऐसा हुआ, अब हो सकता है उस समय होगा, तो कई जगह अफवाह लिखा रहता है, भारतीय लोग बोलते थे कि नहीं रियल में ऐसा है। तो गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग करके और उसमें कारतूस बनाया जाता था, उसको दांत से यहां पर समझ रहे हैं ना, और करके तब उसको यूज किया जाता था। तो हिंदू और मुस्लिम लोग भारतीय थे, तो इन लोगों ने 1857 में विद्रोह किया और ये विद्रोह चला। और उसके बाद यहां पर समझिए कि ये विद्रोह 1857 से लेकर 1858 तक चला। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इस तरह की कारनामे थे, तो ब्रिटिश जो क्राउन था वहां शासन जो इंग्लैंड से सब कंपनी का चीजों को देख रहा था, तो उसने फिर पूरे सिस्टम को, जो भारत का जो सिस्टम है ना, वो अपने हाथ में ले लिया और यहां से दो पार्ट बट जाता है। अगर आप देखेंगे भारत में ब्रिटिश के लिए, तो अब यहां पर 1600 से तो यहां पर एलिजाबेथ ने दिया और उसके बाद ये चीजें 1858 तक तो आए, सिपाही विद्रोह तक। और सिपाही विद्रोह किस कारण से हुआ, तो ये समझ राइफल में कारतूस के कारण हुआ था, जो सुअर और गाय के चर्बी के कारण हुआ था सिपाही विद्रोह। अब एक बात आती है कि यहां पर अगर भारत में ब्रिटिश का अगर ब्रिटिश शासन किया तो भारत पर ब्रिटिश का शासन, तो ब्रिटिश का शासन का यहां पर दो तरह के पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हम लोग कंपनी के रूप में देखते हैं, तो कंपनी के रूप में देखते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि जिस समय से अब आप रेगुलेटिंग एक्ट से आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक्ट ये सब फिर बनाना चालू किया। अभी तो जिस प्रकार अधिकार मिला था, कोई नियम कानून ये सब कुछ नहीं था, नियम कानून ये सब कुछ चीजें नहीं बनाया था, फिर धीरे धीरे नियम कानून बनाना चालू कर दिया और रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था। तो एक कंपनी शुरू किया था 1773 से आपको 1858 आप 57 रखिए, फिर 58 से तो आगे 1858 भी आप रख सकते हैं, जो भी 57 भी रखेंगे फिर 58 से शुरू हो। और एक आ जाता है ब्रिटिश क्राउन। अब आप ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश क्राउन माने पूरा के पूरा फिर अपने
हाथ में ले लिया और दो पार्ट में बढ़ जाता है। फिर 1800 आपके पास 58 के बाद भारत का माने 1900 आपके पास 47 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, तो ब्रिटिश एक शक्ति के रूप में उभर गया। और वही शक्ति के रूप में जैसे एक कंपनी था, आए थे क्या करने, भजन करने, और यहां भजन करवाने लगे। तो यही यहां पर ये देख रहे हैं कि 1773 से लेकर 1858 तक एक कंपनी में जी जी करके काम किया, और उसके बाद एक्ट उक्त तो बनाना चालू कर दिया था कि कंपनी ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, नियम कानून ये सब चीजें। फिर वही चीजों को क्राउन आ गया, मैंने एक शक्ति बोल सकते हैं, अपने हाथों में पूरी चीजें ले लिए। मैं आगे सब चीजों पर चर्चाएं करूंगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत में ब्रिटिश 1608 में इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आया था। हमें लगता है ये बात आप सभी लोगों को क्लियर होगा। दूसरी 1600 ईस्वी में यहां पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा, माने कि जो इंग्लैंड की जो महारानी थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी, और उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त कर लिए थे। और 1765 इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी माने राजस्व एवं दीवानी न्याय, माने न्याय और राजस्व, राजस्व का मतलब पैसा कौड़ी, ये सब रुपया ये सब लेने वाला कामों के बारे में, वो सब उसका अधिकार प्राप्त कर लिया कंपनी। समझ गए ना। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 1800 फिर 57 का सिपाही विद्रोह हुआ। 1800 अगर 57 में देखेंगे तो सिपाही विद्रोह हुआ, और सिपाही विद्रोह के बाद आप देख रहे हैं 1800 फिर 58 में क्या हो गया, तो उसके बाद आपका तो पूरा के पूरा कंपनी एक शासक के रूप में खुद को प्रस्तुत कर लिए, मैंने शासन अपने हाथों में ले लिया। अब आप खुद देखेंगे इसमें कई तरह की बातें आती है। भारत पर ब्रिटिश का शासन, तो भारत पर जब ब्रिटिश की शासन की बात आती है तो पहला कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक, और फिर आपका आता है ब्रिटिश क्राउन का शासन जो 1858 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। अब यहां से भी अब दो तरह की चीजों को पढ़ना है, एक 1858 से पहले और एक 1858 के बाद, जब तक मेरा देश आजाद नहीं हुआ। ये जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में होगा कि हमारा देश आजादी से पहले भी कौन कौन कानून से गुजरा था और इन सभी कानून का किस प्रकार प्रभाव रहा था। तो कंपनी के बारे में हम लोग एक क्लास इसमें चलेंगे जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी जो था, कंपनी चलाने के लिए कौन कौन सा एक्ट को लगाया गया कि कैसे कंपनी चलेगी, तो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। फिर संशोधन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, संशोधन अधिनियम 1781, मैं सब में डिटेल चर्चा करने वाला हूं, कहीं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ईस्ट इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का अधिनियम। अब 1786 का अधिनियम क्या कहता है इसके बारे में हम लोग विशेष देखेंगे। 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर कानून, उसके बाद 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। चार्टर का मतलब समझ रहे हैं, आदेश कि कंपनी कैसे चलेगा, ये आदेश मिला था ब्रिटेन से। तो यहां पर इस कंपनी किस किस तरीके से कौन सा नियम कानून भारत में लगाया और किस किस तरीके से कंपनी चलता था, इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चाएं करें। इसके बाद जब सिपाही विद्रोह हुआ और सिपाही विद्रोह के बाद ये ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो फिर कैसे चला, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब एक दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि भारत शासन अधिनियम है क्या, 1858 में कौन काम हुआ था वैसे। फिर आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या है, ये जरूर क्वेश्चन आएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम क्या बोलता है, 1909 का, फिर उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का। विशेष में आप सभी को बोलूंगा कि इस पर बहुत बढ़िया से आपको ध्यान देना हो।
क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इससे हमारे भारतीय संविधान में कई ऐसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है ना, वो लिया गया है। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको नहीं होगी तो आप अंधकार के दुनिया में रह जाए। तो इन सभी चीजों पर हम लोग को विशेष क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आज की जो क्लास में हमने चर्चा किया हूं, ये हमारे संविधान के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें कैसे कंपनी और फिर कंपनी एक शासन के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। अब हम लोग एक क्लास देंगे इस पर, एकदम डिफाइंड होनी चाहिए। एक क्लास इस पर हम लोग का होगा जो कंपनी का शासन यहाँ 1773 से लेकर 1858 तक हम लोग पहुंच जाए। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्लास जो चलेगा 1858 से लेकर 1947 तक चलेगा। हम लोग का 1947 तक आ जाएंगे, फिर देश आजाद हो जाएगा। फिर आजाद भारत को चलाने के लिए कौन कौन से कानून की आवश्यकता होगी, उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे मेरा कानून बना, कैसे मेरा देश चल रहा है, आज के समय में स्थितियां क्या है। और हम अभी तक 2023 तक हमारे देश में कौन सी कानून व्यवस्था है, इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग यहां तक आ गए हैं। तो कल की जो आपकी क्लास होगी, एक कंपनी का शासन यहां पर 1773 से 1858 तक हम लोग चर्चा करेंगे और इन सभी पहलुओं पर विशेष आपका डिटेल चर्चा है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे तरीके से सोचेंगे, इसमें बहुत अच्छा नॉलेज ले पाएंगे। तो आज के इस सेशन को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।